प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के अर्थ के बारे में जाना, विकेंद्रीकरण व प्रत्यायोजन में क्या अंतर है उसके बारे में जाना, विकेंद्रीकरण के गुण व दोष जो हैं उनके बारे में जाना। आज हम केंद्रीकरण के गुण व दोष क्या हैं और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। पहला इसकी केंद्रीकरण का गुण ये है कि केंद्रीकरण क्यों अपनाया जाता है, उसके जो बातें हैं वो गुणों के अंतर्गत आती हैं। तो पहला कारण या गुण जो है वो है प्रभावी नियंत्रण एवं समन्वय। इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि संगठनात्मक प्रभावशीलता और शासन की सफलता का अधिकांश श्रेय प्राय उच्च नेतृत्व को दिया जाता है। कारण स्पष्ट होता है, उच्च स्तरीय नीति निर्देशन और नियंत्रण जो है वो संपूर्ण तंत्र के कार्यकरण को प्रभावित करता है। इस अवधारणा में व्यक्तिगत नेतृत्व, नियंत्रण तथा समन्वय करना आसान हो जाता है। इसलिए छोटे भौगोलिक आकार वाले देशों में, जैसे फ्रांस जैसा देश है, उसमें केंद्रीकरण की अवधारणा वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। तो प्रभावी नियंत्रण और समन्वय के लिए केंद्रीकरण जरूरी है। दूसरा इसकी खास बात ये है, गुण ये जो है एक रूपता की स्थापना। केंद्रीकरण से एक रूपता की स्थापना होती है। जहाँ विकेंद्रीकरण में अनेकता का प्रसार होता है, वहीं केंद्रीकरण में संगठनात्मक व प्रशासनिक एक रूपता का बोलबाला रहता है। सभी इकाइयाँ एक नेतृत्व के अधीन कार्य करती है, अतः स्पष्ट है कि उन्हें एक जैसा व्यवहार और कार्य संचालन बनाए रखना होता है। एक रूपता के कारण नागरिकों को भी यह सुविधा रहती है कि वे आसानी से निष्पक्ष तथा एकीकृत संगठन की सेवाएं प्राप्त कर रहे। नीतियों, नियमों तथा कार्यक्रमों में भिन्नता न होने के कारण विवाद भी कम उत्पन्न होता है। तो एक रूपता की स्थापना भी केंद्रीकरण का एक गुण है। अगला गुण है मितव्ययता। केंद्रीकरण से संगठन में कार्मिकों और उपकरणों का पूर्ण उपयोग तथा उनमें सामूहिकता का पुट सुनिश्चित किया जा सकता है। पुनरावृत्ति या जो अतिराव या दोहराव की जो समस्या है उससे भी मुक्ति मिलती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मितव्ययता को उत्पन्न करती है। इसके पश्चात राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी केंद्रीकरण का एक गुण है। राष्ट्रीय महत्व के गंभीर विषय जैसे नियोजन है, रक्षा, वित्त है, कर का एकत्रीकरण है, करों का लगाना है, विदेशों से संबंध है। इसके अलावा भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान केंद्रीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, जनसंख्या का नियंत्रण है, मद्यपान निषेध है, आतंकवाद का सामना है, नशीली दवाओं का जो व्यापार है उस पर नियंत्रण है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है। ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे मुक्ति के लिए केंद्रीकरण जरूरी है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े हुए अन्य जो मामले हैं उनके लिए भी केंद्रीकरण जरूरी है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति केवल राष्ट्र के सम्मान और रक्षा के लिए ही हितकर नहीं है, बल्कि वह किसी भी संगठन की छवि की भी एक रक्षक होती है। तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा जो है वो भी केंद्रीकरण से ही संभव है। अगला जो गुण है वो है नेतृत्व की प्रभावशीलता। यह माना जाता है कि केंद्रीकरण के द्वारा सर्वोच्च अधिकारी और जो प्रबंधक है अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। चूँकि यह प्रणाली सर्वोच्च शिखर पर सत्ता को केंद्रित करती है, अतः महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की अभिलाषाएं इसी विधि से पूरी हो सकती है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रतिष्ठा तथा संगठनात्मक कार्यों को जोड़कर देखना और कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनमें केंद्रीकरण ही रास आता है। विश्व के अधिकांश लोकप्रिय व प्रभावशाली राजनेता केंद्रीकरण के ही समर्थक रहे हैं। तो नेतृत्व की जो प्रभावशीलता है वो भी केंद्रीकरण के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात हम कुछ इसके दोषों की या हानियों के बारे में भी देखते हैं। पहला कि ये अलोकतांत्रिक है। आधुनिक लोक कल्याणकारी तथा प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां अलोकतांत्रिक मानी जाती है। केंद्रीकरण को परंपरावाद तथा राजशाही व्यवस्थाओं की विरासत भी कहते हैं, क्योंकि केंद्रीकरण में एकल नेतृत्व तथा शीर्ष स्तरीय निर्णय महत्वपूर्ण हो जाते हैं तथा अधीनस्थ व्यक्तियों या इकाइयों का परामर्श निरर्थक हो जाता है। यदि शासन प्रशासन तंत्र में आमजन तथा अधीनस्थों की सहभागिता नहीं होगी
तो क्रियान्वयन स्तर पर विफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है कठोर एवं अलोकप्रिय। केंद्रीकरण में कठोरता तथा दृढ़ता पाई जाती है। इसमें संगठन का विस्तार तथा सत्ता का प्रत्यायोजन इस भय से नहीं किया जाता कि अधीनस्थ सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। परिणाम यह होता है कि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं या न तो समस्या समय पर सुलझ पाती है और न ही किसी को उन समस्याओं के समाधान की चिंता होती है। अधीनस्थों का स्वभाव केवल उच्च सत्ता के आदेशों को अनमने ढंग से एवं आधा अधूरा क्रियान्वित करने का होता है। इस प्रवृत्ति में अनावश्यक रूप से क्या है, लाल फीताशाही पनपती है। तीसरा है कार्य में विलंब। केंद्रीकरण में निर्णय की शक्ति, उच्च स्तरीय नीति निर्माण की सत्ता एक शीर्ष पर होती है, अतः क्षेत्रीय या अधीनस्थ संस्थाएं अपनी अपनी समस्याएं निरंतर उच्च सत्ता की ओर प्रेषित करती रहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उच्च सत्ता के पास क्या है, कार्य का बोझ बढ़ जाता है। कार्य की अधिकता के कारण न तो मामलों का समय पर शीघ्र निस्तारण हो पाता है और न ही प्रत्येक मामले को गहराई से विश्लेषण करने लायक समय दिया जा सकता है। इसी प्रकार अगला जो दोष है वो है अधीनस्थों में कुंठा व हताशा। केंद्रीकरण के कारण क्या होता है, संगठन में द्वितीय पंक्ति के जो प्रबंधक है वो तैयार नहीं हो पाते। यदि निम्न स्तरीय कार्मिकों को कभी निर्णय लेने या नियम बनाने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो भला उनमें उमंग, पहल क्षमता, मनोबल और आत्मविश्वास कैसे होगा। यही कारण है कि केंद्रीकृत व्यवस्था एक व्यक्ति के चमत्कारिक नेतृत्व का तमाशा देखने वाली भीड़ की परिचायक बन जाती है। इसी प्रकार अन्य दोष भी हैं कुछ, जैसे जन सहभागिता और प्रेरणाओं का अभाव जो है वो इसमें देखने को मिलता है। केंद्रीकरण के कारण स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता और स्थानीय शासन की अवधारणा को जो है उसका भी गला घोंटा जाता है। नवाचारों और अनुकूलशीलता को भी प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। संकटकालीन परिस्थितियों में केंद्रीकरण से भारी क्षति भी उठानी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए एक स्थान पर अधिकांश उद्योग स्थित हो तो युद्ध के समय शत्रु उन्हें आसानी से क्या है, नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से केंद्रीकरण के कुछ दोष भी हैं। इसके बाद हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर को देख लेते हैं। केंद्रीकरण जो है वो परंपरावाद तथा कठोरता का परिचायक है, जबकि विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोकशीलता का परिचायक है। इसमें सत्ता उच्च स्तर पर एक स्थान पर केंद्रित रहती है, जबकि विकेंद्रीकरण में सत्ता का प्रत्यायोजन जो है वो अधीनस्थों को कर दिया जाता है। केंद्रीकरण में नीति, कानून, कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण निर्णय क्या है, उच्च स्तर पर होते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है, अधीनस्थ या क्षेत्रीय इकाइयाँ क्या है, निर्णय लेती है। इसी प्रकार केंद्रीकरण में उत्पाद, सेवाएं, संसाधन, उपकरण जो है उनका जमाव एक जगह होता है और इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों का बिखराव पाया जाता है। इसी प्रकार केंद्रीकरण में अधीनस्थों तथा जनता के सहयोग में क्या है, कम विश्वास करती है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या है, जनता के और के सहयोग पर ही निर्भर करता है। रक्षा है, निवेश है, नियोजन है, वित्त लेखांकन है, ये सब क्या है, केंद्रीकरण में ही सफल हो सकते हैं। केंद्रीकरण में ये आवश्यक हैं केंद्रीकरण के लिए। जबकि विकेंद्रीकरण जो है वो सामाजिक सेवाओं, जन कल्याण और सामान्य विषयों से क्या है, अधिक जुड़ा रहता है, अर्थात इन में क्या है, विकेंद्रीकरण ठीक रहता है। तो इस प्रकार से केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो जो ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मामला जो है, कहाँ विकेंद्रीकरण किया जाए, कहाँ केंद्रीकरण किया जाए, उसके लिए क्या है, जेम्स डब्ल्यू फैजलर ने 4 तत्व बताए हैं। एक तो उत्तरदायित्व का तत्व है, एक प्रशासनिक तत्व है, एक कार्यात्मक तत्व है और एक क्या है, बाह्य तत्व है। उत्तरदायित्व जो है वो विकेंद्रीकरण पर रोक लगाता है और केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। प्रशासनिक तत्व जो हैं उसमें कई पक्ष हैं। यदि संगठन पुराना है तो विकेंद्रीकरण हम सरलता से कर सकते हैं और यदि नया संगठन है तो उसमें क्या है, केंद्रीकरण आवश्यक है। इसी प्रकार कुशल कार्मिक है तो वहाँ पर क्या है, विकेंद्रीकरण करना आसान है। इसी प्रकार जो कार्यात्मक तत्व है उसके अंतर्गत क्या है कि यदि बहुआयामी और तकनीकी प्रकृति के कार्य हैं तो विकेंद्रीकरण करना आसान है, जबकि रक्षा, वित्त, नियोजन, राष्ट्रीय महत्व के कार्य हैं तो वहाँ केंद्रीकरण करना उचित है। इसी प्रकार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, वो भी क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को तय करते हैं।
संगठन का पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक जो दशाएं हैं वो इसमें क्या है शामिल है। जनमत का झुकाव जो है वो विकेंद्रीकरण की ओर होता है। तो इस प्रकार से क्या है, देश का विशाल आकार जो है वो भी क्या है विकेंद्रीकरण का मांग करता है। तो केंद्रीकरण और जो विकेंद्रीकरण है उसके लिए भी क्या है, कुछ कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं। उत्तरदायित्व का तत्व, प्रशासनिक तत्व, कार्यात्मक तत्व और बाह्य तत्व। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है।